रोती हुई रिया पति राज के पार्थिव शरीर से लिपट गई। बड़ी ननंद कमला ने उसे खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने पति का हाथ नहीं छोड़ा। 30 वर्ष की उम्र में तो रिया की कई सहेलियों की शादी तक नहीं हुई थी, और उसने इसी उम्र में इश्क के लाल से लेकर वैधव्य के सफ़ेद रंग तक सब कुछ देख लिया। राज के पार्थिव देह की अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी अपना काम कर चुके थे। उनके कहे अनुसार चचेरे छोटे भाई अमित ने अपना सिर मुंडवाकर बड़े भाई को आखिरी भेंट दी। सास प्रभा और नंद कमला बार बार बेसुध होती रिया को पकड़कर पति के अंतिम दर्शनों के लिए लाईं, तो अपने 2 महीने के अजन्मे बच्चे को कोख में लिए रिया का दारुण क्रंदन सुनकर उपस्थित जन समुदाय भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बिंदी तो आंसुओं के साथ पहले ही बहकर जा चुकी थी। कमला ने निर्ममता से भाभी के हाथ की चूड़ियां भाई के सिरहाने फोड़ दी। सास ने पाँव की बिछिया निकाल कर फेंक दी। शब्द भी नहीं शब्द हो चुके थे। अंतिम यात्रा के लिए जैसे ही घर के आंगन ने अपने जवान लाडले को विदा दी, हर आंख नम हो गई। रिया दहाड़ मारकर नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद रिया को होश आया तो उसने खुद को महिलाओं से घिरा पाया। उसने घबराकर अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। वह इस भयावह हकीकत का सामना करने से कतरा रही थी। रोज की तरह राज का ऑफिस पहुंचने पर फ़ोन आता, लेकिन उस दिन रिया के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। हेलो जी, क्या आप राज जी को जानती हैं? उधर से आई आवाज़ की गंभीरता से रिया सहम गई। जी, वे मेरे पति हैं। आप कौन हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें लेकर संजीवनी हॉस्पिटल आया हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटी करनी है। रिया तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागी। पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो कुछ हुआ वही तो अब तक रिया की आंखों से दिसा ही रहा था। वो लोग आ गए। चलो पहले रिया नहा ले, फिर एकाएक कर बाकी तुम लोग भी नहा लो। प्रभा जी ने कमला को इशारा करके रिया को बाथरूम में ले जाने को कहा। रिया अपनी अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। पक्के रंग की साड़ी पहनना, कोई लेस वैस या गोटा किनारी न लगी हो, ये ज़रूर देख लेना। सास का ये स्वर सुनकर रिया सोच में डूब गई। कच्चा पक्का तो कभी सोचा ही नहीं। राज तो उसे हर रंग के कपड़े लाकर देता था, काले से लेकर सफ़ेद तक। किसी रंग से उसे कोई परहेज नहीं था। प्रभा जी ने आकर एक बैंगनी रंग की प्लेन साड़ी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। रिया बाथरूम की तरफ चल दी। शीशे में अपना चेहरा देखकर वह डर गई। सूनी मांग, माथे का चेहरा कितना डरावना लग रहा था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और शीशे पर तौलिया डालकर उसे ढक दिया। किसी तरह रात हुई। आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। सास और ननंद किसी खास मंत्रणा में मशगूल थी। रिया किसी मूर्ति सी लॉबी में जड़ चुकी थी, बैठी हुई थी। वह रोते रोते थक चुकी थी। उसका शरीर अब आराम करना चाहता था, लेकिन सास ने कहा था, बिना मुझसे पूछे कोई काम ना करना। ऐसा ना हो कि किसी की नासमझी के कारण दिवंगत आत्मा को कष्ट हो। इसलिए रिया सास की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। सो जाओ तुम लोग भी। प्रभा जी की आवाज़ सुनकर रिया अपने कमरे की तरफ चली। बेड पर नहीं, तुम यहीं लॉबी में बिछी दरी पर सोना, यही रिवाज है, प्रभा जी ने कहा। रिया की कुछ भी कहने सुनने या विरोध करने की शक्ति खो चुकी थी। उसने सूनी सूनी आंखों से सास की तरफ देखा और बिना तकिया ही दरी पर लुढ़क गई। सुबह आँख खुलते ही रिया का जी मचलाने लगा। मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ दिन रहेगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। बस आप सुबह उठते ही 2 बिस्किट चाय के साथ खा लेना, इससे आपको बेहतर लगेगा। लेडी डॉक्टर की कई हिदायत याद आते ही रिया रसोई की तरफ चली। अरे रुको, हाथ मत लगाना किसी भी चीज़ को। गऊ ग्रास से पहले कोई कुछ नहीं खाएगा। सास की कड़कती आवाज़ सुनते ही बिस्किट का डब्बा उठाती रिया के हाथ काँप गए। क्या ये वही माँ जी हैं जो कल तक खुद अपने हाथ से उसे मनोहार करके चाय बिस्किट खिलाती थी? सास का ये रूप देखकर रिया विस्मित थी। वह चुपचाप रसोई से बाहर आ गई और लॉबी में बिछी दरी पर बैठ गई। रसोई धोई गई, फिर खाना बना। पहले गऊ ग्रास, फिर पिंडदान, फिर पंडित जी को भोजन। ये सब करते करते दोपहर हो गई। उल्टियाँ करती रिया बेहाल हो रही थी, लेकिन अभी तक पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था।
दोपहर बाद कमला उसके लिए एक प्लेट उबली हुई बेस्वाद सी सब्जी और बिना घी लगी 2 रोटी लेकर आई। मन हो ना हो लेकिन शरीर को तो भूख लगती ही है, तब और भी ज़्यादा जब शरीर में एक और शरीर पल रहा हो। रिया ने लपक कर एक निवाला मुंह की तरफ किया। खाते ही उसे उबकाई सी आ गई। राज कितना ख्याल रखता था उसके खाने पीने का। उसके आंखें फेरते ही सबका नज़रिया एक ही दिन में कितना बदल गया। जो माँ जी उसे खा ले कहती नहीं थकती थी, वे आज देख भी नहीं रही कि वह खा भी रही है या नहीं। 2 बूंद आंसुओं और 2 घूंट पानी के साथ रिया ने 2 कौर किसी तरह निगलकर प्लेट एक तरफ सरका दी। बहू 12 दिन घर में सूतक रहेगा, इसी तरह का खाना बनेगा। वैसे भी अब सादगी की आदत डाल लो। हमारे यहाँ पति की चिता के साथ ही सब राग रंग भस्म हो जाते हैं, समझी। प्रभा जी ने उसकी झूठी प्लेट की तरफ नज़र डाली और कमला को प्लेट उठाने का इशारा किया। पहाड़ से दिन काटे नहीं कट रहे थे। रिया को हिदायत थी कि सुबह सबसे पहले उठकर नहाना धोना कर ले और पक्के रंग के कपड़े पहनकर बैठक के लिए बैठ जाए। उसे ध्यान रखना होता था कि उसके चेहरे को कोई सुहागन स्त्री न देख ले या कोई पुरुष उसे छू न जाए। उसके इस्तेमाल किए गए कंघे तौलिए तक को सबसे अलग रखा जाता था। राज को गए 1 महीना हो चला था। रिया के भीतर इतना कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता था कि जब तब आंखों के रास्ते बरस पड़ता था। किसने अपने दिल का हाल कहे, किससे राज की यादों को साझा करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। आसपास की दुनिया के लोग भी उससे कटे कटे जैसे रहते थे। प्रभा जी तो सुबह सुबह उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। लोगों की आंखों में दिखाई देने वाली दया, बेचारगी, सहानुभूति उसे असहज कर देती थी। वह सारा दिन अकेली अपने कमरे में बैठी रहती। राज तो अब रहे नहीं। रिया का यहाँ अकेले दम घुटता होगा। आप कहें तो हम इसे अपने साथ ले जाएं। एक दिन बेटी से मिलने आए रिया के माँ पापा ने प्रभा जी से इजाज़त मांगी। रिया भी इस बोझिल माहौल से निकलना चाहती थी। रिया अपने पापा के साथ मायके आ गई। हर माँ बाप की तरह रिया का माता पिता चिंतित थे। रिया के भविष्य को लेकर रिया अपने में ही खोई रहती। अब राज का बच्चा ही उसके जीने की वजह थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। ससुराल में कोई भी हाल खबर लेने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक रिया का बाथरूम में पैर फिसल गया और वो पेट के बल गिर पड़ी। मायके ससुराल के सब लोग हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने बताया रिया का मिसकैरेज हो गया है। प्रभा जी सिसक कर रोने लगी। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। रिया की तो जैसे दुनिया ही लूट ली गई हो। उसने दोनों हाथ खाली हो चुके थे। एक स्त्री की खुशियों के 2 आधार होते हैं, पति और बच्चा। रिया के जीवन का एक अध्याय ही खत्म हो चुका था। राज के चचेरे भाई अमित ने अपनी भाभी रिया से शादी करने की इच्छा जताई। अमित बहुत अच्छा लड़का था। फिर उसने आगे बढ़कर रिया को अपनाना चाहा तो सभी ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। आज अमित के साथ रिया की शादी को 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। घर वालों, पास पड़ोस और रिश्तेदारों के सवाल सुन सुनकर दोनों ऊब चुके थे। अमित ने जांच करवा ली थी, कमी उसी में थी। अब तो आए दिन घर में इसी विषय पर बातचीत चलती रहती। घर का प्रत्येक सदस्य चाहता था कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आए। रिया ने इन सब बातों से ध्यान हटाकर एक स्कूल में नौकरी कर ली ताकि ध्यान बटा रहे। एक दिन अमित ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। देखो रिया, हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्यों ना हम भी सरोगेसी द्वारा बच्चे को जन्म दें। किसी दूसरे के अंश को तुम अपने गर्भ में धारण कर लो। उस बच्चे को पैदा तुम करोगी और बाप मैं कहलाऊंगा। नहीं अमित, रिया भड़क कर खड़ी हो गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मुद्दा ऐसा उठा जिसने अमित और रिया के बीच एक अनजानी दूरी बिखेर दी। रिया को प्रतीत हुआ जैसे कुछ रिक्त होता जा रहा है। रिया पढ़ी लिखी, अच्छे संस्कार वाले परिवार की बेटी थी, पति को हर हाल में स्वीकार करने वाली। उसने अमित को कई बार समझाने का प्रयास किया कि एक बच्चा ही तो जीवन की मंजिल नहीं, वह चाहे तो अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले ले। लेकिन सास ससुर इसके लिए तैयार न होते थे। अगर रिश्तेदारों का बच्चा गोद लेते तो उस पर अंत तक अमित या रिया अपना हक न समझ पाते। इस तरह के कई केस हुए थे। जमीन जायदाद के चक्कर में ये सुनने को मिलता ही रहता है। वह एक उमस भरी रात थी। अचानक रिया उठी तो देखा कूलर का पानी खत्म हो गया है, सिर्फ पंखा चल रहा है। उसने सोचा गुसलखाने से पानी लाकर डाल दे। तभी उसकी नज़र बगल में लेटे अमित पर पड़ी, जो जाग रहे थे। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। रिया का दिल धक से रह गया।
उसने आज तक अमित को हंसते मुस्कुराते या खामोश तो देखा था, पर रोते हुए पहली बार देखा था। उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह सब समझ गई। उसने फैसला कर लिया कि वह अमित की बात मानकर गर्भ धारण करेगी। बम्बई के नर्सिंग होम में दोनों की जांच हुई। गर्भ धारण करने वाले दिनों के बीच रिया के गर्भ में इंजेक्शन के जरिए वील डाल दिया गया। सबको लग रहा था ये अमित का बच्चा है। रिया के गर्भवती होने की खबर मानो पूरे घर में होली दिवाली सा त्योहार लेकर आई। एक बार रिया को लगा कि काश ये गर्भ अमित से होता तो इस खुशी में वह भागीदार होती, लेकिन फिर उसने अपने विचारों को झटक दिया और सोचा इस बच्चे को अमित का ही मानकर उसे 9 माह गर्भ में रखना है। लेकिन एक बात वह गहराई से महसूस कर रही थी कि अमित उससे कटने लगा है। सोचती अजीब होता है मर्द का स्वभाव। जिस काम को करवाने के लिए उसने आंसुओं का सहारा लिया, वही आज उसे इस कदर कचोट रहा है कि वह पत्नी के हर भाव से अनजान उससे दूर होता जा रहा है। ठीक 9 महीने बाद रिया ने साधारण तरीके से एक गोल मटोल बच्चे को जन्म दिया। अमित बच्चे से खिंचा खिंचा रहता। अमित सबके बीच बच्चे को देख भी लेता, लेकिन अकेले में वह उसकी तरफ रुख न करता। एक दिन तो हद हो गई। उस समय रिया गुसल खाने में थी। नन्हा शिव बिस्तर पर खेल रहा था। बच्चा अपनी गोल मटोल आंखों से देखते हुए किलकारी भरता तो परायों का भी मन बात्सल हो से भर उठता। पर अमित जाने किस मिट्टी का बना था, जो रिया की कोख से पैदा हुए बच्चे को भी अपना नहीं रहा था। वह चाह कर भी बच्चे को प्यार न कर पाता। बच्चे को देखते ही उसे उस अनजान व्यक्ति का ध्यान हो जाता जिसका बीज रिया की कोख में पड़ा था। जब भी वह बाहर निकलता तो बच्चे के चेहरे से मिलते जुलते व्यक्ति को तलाशता, ये जानते हुए भी कि गर्भधारण तो बम्बई में हुआ था और ज़्यादा संभावना इसी बात की थी कि वह व्यक्ति भी बम्बई का ही होगा। आदमी के हृदय का क्या ही भरोसा, अपने पुरुष पर जांच आँच न आए। इसी कारण अमित ने खुद अपनी पत्नी को पराये पुरुष का बीज गर्भ में धारण करने को मजबूर किया था। अमित उस समय तैयार हो रहा था। टाई की गांठ बांधते हुए उसने बच्चे की तरफ देखा तो वह भी अमित को टकटकी बांधकर देखने लगा। कमरे में हीटर लगा था। बच्चा अमित की दिशा में पलटा और खिसक कर थोड़ा आगे आ गया। तभी रिया ने कमरे में प्रवेश किया। उसी क्षण बच्चा लाल रॉड देखकर हुलस कर उसे छूने को लपका। रिया ये दृश्य देखते ही भय से चीख उठी। अमित हतप्रभ खड़ा रह गया। रिया उसकी तरफ देखकर चिल्ला उठी, कैसे बाप हो तुम? लेकिन वाक्य पूरा होने के पूर्व ही वह चुप हो गई। फिर वितृष्णा से बोली, नहीं, तुम इसके बाप नहीं हो, क्योंकि तुमने स्वयं को कभी इसका बाप समझा ही नहीं। अरे गला घोंट दो इसका, क्योंकि ये नाजायज़ औलाद है। मैं ही मूर्ख थी जो तुम्हारे आंसुओं से पिघल गई। रोते हुए रिया बच्चे को उठाकर बाहर चली गई और अमित ठगा सा खड़ा रह गया। वह जितना ही सोचता उतना ही उलझता जाता। उस दिन ऑफिस में कार्यालय अधिकारी नहीं आए थे। सभी कर्मचारी थोड़ी देर बाद ही उठ गए। अमित ने पूछा तो मालूम हुआ कि अधिकारी के पुत्र का निधन हो गया है। बच्चा 8 वर्ष का था, तैरने गया था और डूब गया। सभी लोग उनके घर गए। बेटे की मौत पर उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। सभी उन्हें तसल्ली दे रहे थे। अमित के मन में कुछ दरक सा गया। उसके सामने अपने नन्हे शिव का चेहरा घूम रहा था। वह कितना निष्ठुर बाप है, कितना स्वार्थी। उसने अभी तक शिव को अपना पुत्र नहीं माना है। हर घड़ी उससे दूर ही जाता रहा है। रिया ने तो सिर्फ मेरे ही कहने पर बच्चे को जन्म दिया है, फिर मैं ही उस बच्चे से दूर क्यों हूँ? वह घर लौटा तो फूलों का एक गुलदस्ता भी ले लिया। कमरे में घुसा तो देखा रिया पलंग पर सिर टिकाए लेटी है। ध्यान बच्चे की तरफ गया। प्यार से उसने उसे उठा लिया। रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह स्वप्न देख रही है या हकीकत? क्या अमित बदल गया है? उसकी आंखें डबडबा गईं। रिया, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मेरे पुरुष की लाज रखी है, उसको गरिमा प्रदान की है, पर मैं अपने अहम में डूबा रहा तो मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा प्रिय हो। उसका स्वर भर्रा गया। वह आगे बोला, आज मेरे अंदर पिता के अधिकार और कर्तव्य ने जन्म लिया है। मेरे बेटे का जन्मदिन नज़दीकी है, लेकिन मेरे लिए तो उसका जन्म आज ही हुआ है। वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा भी है। रिया, बहुत तकलीफ सही है तुमने जीवन में, बस अब और नहीं। कहते हुए अमित ने नन्हे शिव के साथ रिया को भी अपने सीने से लिपटा लिया। तो बस आज की कहानी में